हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा माधुरी का 15वां अध्याय का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंधेर नगरी में सारी चीजें कितने में मिलती थी? उत्तर होगा, अंधेर नगरी में सारी चीजें टके सेर अर्थात 1 टका का 1 सेर यानी 1 किलो, मतलब 1 रुपये में 1 किलो मिलता था। दूसरा प्रश्न है, गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही क्यों रहना चाहता था? तो उत्तर होगा, अंधेर नगरी में सभी चीजें टके सेर मिलती थी। गोवर्धन दास मिठाई प्रेमी था और वह कम भिक्षा मांग कर भी यहाँ भर पेट मिठाई खा सकता था, जबकि बाकी जगह पर दिन भर भिक्षा मांगने पर भी उसका पेट नहीं भरता था। यही कारण है कि गोवर्धन दास अंधेर नगरी में ही रहना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, फरियादी राजा के पास क्या फरियाद लेकर आया? उत्तर होगा, फरियादी राजा के पास न्याय की फरियाद लेकर आया था, क्योंकि कल्लू बनिया के दीवार गिरने से उसकी बकरी दब कर मर गई थी। चौथा प्रश्न है, सिपाही गोवर्धन दास को क्यों पकड़ लेते हैं? उत्तर होगा, बकरी के मरने के जुर्म में कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, परंतु वह बीमार थे, इसलिए फांसी का फंदा बड़ा हो गया। न्याय की खातिर राजा ने किसी तंदुरुस्त आदमी को पकड़कर फांसी लगाने का हुक्म दिया। गोवर्धन दास मिठाई खा कर खूब मोटा हो गया था, इसीलिए सिपाही उसे फांसी चढ़ाने के लिए पकड़ लेते हैं, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है तो आदेश का तो पालन करना ही होगा ना। आपने पाठ में पढ़ा है। तो तंदुरुस्त आदमी सिपाहियों को वही गोवर्धन दास दिखता है, इसलिए वे उसे उठा कर ले जाते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, महंत ने गोवर्धन दास को कैसे बचाया? गोवर्धन दास को बचाने के लिए महंत ने एक चाल चली। अंतिम उपदेश देने के नाम पर उसने अपने चेले को कुछ समझाया। उसके बाद वे दोनों फांसी पे चढ़ने के लिए झगड़ने लगे। पूछने पर महंत ने बताया कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाने की लालच में राजा फांसी चढ़ गया और गोवर्धन दास बच गया। बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा है ना कि कैसे ये राजा जो थे बिना किसी सच्चाई को जाने, बिना किसी सलाह मशवरा के सबसे पहले जो फरियाद आया या जो नाम आया उसे ही वे गलत समझ लेते थे। इसलिए इस बार वो ये खुद ही अपने ही जाल में अपने फंस गए और उन्हें ही फांसी की सजा दे दी गई। अगला प्रश्न है, इक्याकी अंधेर नगरी में सभी बकरी मरने का दोष दूसरे पर थोपते रहते हैं। इस लिखित किसने किसे और क्या क्यों दोषी बताया? आपने इस पार्ट में पढ़ा है ना, सभी एक दूसरे पे ब्लेम देते जा रहे थे कि वो किया तो वो किया, सब एक दूसरे पे बताते जा रहे और एक के बदले आगे वाला फंसते जा रहा। तो इस पार्ट में उसी पे आधारित प्रश्न है और आपको समझ के लिखना है। तो पहला दिया हुआ फरियादी और कल्लू बनिया। तो फरियादी ने कहा था ना कि कल्लू बनिए की दीवार गिरने से बकरी दब गई, फरियादी। उसके बाद अब है कल्लू बनिया और कारीगर, ये दोनों का क्या बात था? तो कल्लू बनिए ने कहा था कि उसने कारीगर ने दीवार कमजोर बनाई। तो यहाँ मैंने लिखा है उसने दीवार कमजोर बनाई, इसलिए दीवार गिरी और बकरी मर गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो कल्लू बनिए ने क्या कहा था कि उसने दीवार कमजोर बनाई इसलिए दीवार गिरी। अब गाँव में हम लिखेंगे कारीगर और चूने वाला। चूने वाला ने, जब कारीगर को पकड़ा जाता है, कारीगर जब दोषी ठहर जाता है तो कारीगर अब किसके ऊपर ब्लेम लगाता है? तो चूने वाले पे। तो वो क्या कहता है, चूने वाले ने चूना खराब बनाया इसलिए
खराब बनाया इसलिए दीवार गिरी, तो वो उसको दोष दे देता है। अब अगला देखते हैं, चूने वाला और भिस्ती। जब चूने वाला पकड़ा जाता है तो चूने वाला किसको दोष देता है? भिस्ती को। तो अब चूने वाला क्या कहता है भिस्ती के बारे में? तो भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमज़ोर हो गया। मतलब सभी एक दूसरे पे अपना ब्लेम डालते जाते हैं, अपना जो भी गलती है वो दूसरे पे थोपते जाते हैं। तो इसमें एक चूने वाले ने भिस्ती को बता दिया कि चूना में पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसलिए दीवार कमज़ोर पड़ी। तो इस तरह सब एक दूसरे पे अपने दोष को डालते जा रहे थे। अब है अगला बातचीत के लिए। ये सारे प्रश्न उत्तर बच्चों आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो खुद से ये कर सकते हो, ये लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी हम समझ लेते हैं। महंत अंधेर नगरी में क्यों नहीं रहना चाहते थे? क्या आप उससे सहमत हैं? क्योंकि महंत जो थे वो एक मतलब ज्ञान परख व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि यदि सब चीज़ें यहाँ कम में मिल रही है, ये तो कुछ ना कुछ तो बात है, वो भी सारी चीज़ें एक ही दाम में। तो वो मतलब परेशानी को पहले ही से भाप गए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है। तो क्या आप उससे सहमत हैं? तो सही बात है, जो यदि जानकार है, यदि आगे की बात सोच के कोई भी काम करेंगे तो सही ज्ञान देंगे और सही काम भी आगे करेंगे। तो इस तरह महंत जो थे वो सही थे। अगला है, महंत ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशा में क्यों भेजा होगा? इसलिए महंत ने भेजा होगा क्योंकि यदि वो एक ही रास्ते पे जाएंगे तो भिक्षा मांगने में भी टाइम लगेगा और सभी जगह वो मांग भी नहीं पाएंगे, एक साथ दोनों जाएंगे तो इसीलिए महंत ने दो दिशा में भेज दिया कि इस दिशा से आप मांग के लाओ और उधर से आप मांग के लाओ, ताकि एक तो पूरे परिचय भी हो जाएगा कि कहाँ कैसी मिल रही है, और सब अलग अलग भिक्षा लेने से ज़्यादा भिक्षा भी एकत्र हो जाएगी। अबे भाजी और खाजा क्या है? भाजी भाजी मतलब सब्जी जो होता है उसे भाजी कहते हैं, और खाजा मतलब मिठाइयाँ, ठीक है। जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं उसे हम खाजा ये सब कहते हैं। तो ये भाजी मतलब सब्जी और खाजा मतलब मिठाई। नीचे अगला जो प्रश्न है ये है आपको सिर्फ पढ़ने के लिए है। इस पाठ से संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़ के और आपको अपना समझना है, ठीक है। तो इस पाठ को हम छोड़ देते हैं, अगला बढ़ते हैं। नीचे कुछ विशेषण दिए गए हैं, उन्हें उनके आगे दिए गए उचित विशेष्य से मिलाएं। तो विशेषण क्या है? सुंदर, सुंदर को किससे मिलाएंगे? सुंदर नगर, ठीक है। तो सुंदर नगर हो जाएगा, सुंदर से ये नगर पे आ जाएगा, यहाँ से सुंदर ये नगर। फिर टका शेर, टके शेर क्या था? भाजी। चौपट, चौपट राजा। अंधेर नगरी। शुभ घड़ी। फिर बड़ी भेड़, ठीक है। तो इस तरह ये मैचिंग था, मिला सकते हैं आप। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति, कोष्ठक से उपयुक्त शब्द चुनकर कीजिए। तो नगर तो बड़ा सुंदर है, अब डैश भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। क्या होगा? भिक्षा। आप पढ़े हो ना चैप्टर में, ये भिक्षा हो जाएगा यहाँ पर। फिर है 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। तो क्या होगा? मिठाई मोल ली 3.5 सेर। इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरेगा डैश जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधे स्वर्ग, ठीक है ना। महंत बोलते हैं ना कि इस घड़ी में जो भी मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा अपने चेले को बचाने के लिए। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य। स्वर्ग जाने के लालच में राजा स्वयं फांसी पर चढ़ गया, क्या यह न्याय सही था? तो उत्तर होगा, आप ये खुद से भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैं बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये बात सही नहीं है, न्याय सही नहीं था, क्योंकि
स्वर्ग जाने के लालच में राजा फांसी पे चढ़ तो गया, लेकिन क्या सही में वो गुनहगार था? उसने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह न्याय सही ढंग से नहीं कर सका। जब उसके दरबार में फरियादी फरियाद लेकर आए, तो यदि उसकी सही जांच परख करता और सही माने परेशानी ढूंढने की कोशिश करता, तो हो सकता है कि ये दोषी कोई भी ना हो, या फिर जो सही दोषी हो वही उसे ही सज़ा मिले। लेकिन उसने सही निर्णय नहीं लेके पूरे आदमी को, जैसे बनिए को, फिर बस्ती को, कारीगर को, सबको दोषी मान लिया। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इसलिए ये न्याय सही नहीं था। दूसरा है, आपकी समझ से बकरी के मरने पर का वास्तविक दोषी कौन था? कारण भी बताइए। तो आप सभी के नाम तो पढ़े हुए हो, सभी नाम पढ़े हो ना, लेकिन आपकी समझ से कौन था दोषी? क्या कोई भी दोषी था इनमें से? नहीं, कोई भी दोषी नहीं था। वास्तविक में बकरी कैसे मरी? दीवार के गिरने से। तो गलती किसकी थी? दीवार गिरी इसकी ना कि किसी व्यक्ति की। तो बिना किसी दोषी को जाने राजा ने सही निर्णय नहीं लिया। तो आपके विचार से कौन है वो आप खुद से गेस कर सकते हो। मुझे तो लगता है कि दीवार गिरी तो दीवार की गलती है, किसी व्यक्ति की गलती नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ का सारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। और अगर इस पाठ से किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी पूछना हो कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।